स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और हम यहां विजय चौक पर मौजूद हैं, देश की संसद के ठीक सामने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कल पार्लियामेंट में कही थी उसका असर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की संसद के सामने ये कहा था, लोकसभा के अंदर खड़े होकर के, कि विपक्ष को जितने आरोप लगाने हैं वो लगाता रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये विपक्ष को सोचना चाहिए कि वो ऐसे लोगों का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं जो घोषित तौर पर भ्रष्टाचारी हैं, जो सजा याफ्ता हैं, अदालत ने जिनको भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया है। और उसका असर आज दिखाई दिया। सुबह सुबह खबर आई कि ईडी ने दिल्ली के अंदर 10 ठिकानों पर छापेमारी करी है और ये तमाम छापेमारी की जा रही थी जल बोर्ड के किसी टेंडरिंग घोटाले में, शराब घोटाले में, और जिन लोगों के ऊपर रेड की गई उनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक भी हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी रांची में की गई और उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पहली बार हो रहा है इतिहास में कि गिरफ्तार किया गया, क्या देश का एक और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की तलवार उसके सर पर लटक रही है? हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बता रहे हैं, विपक्ष लगातार उसे राजनीतिक विरोधियों के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार का दमन बता रही है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आज प्रधानमंत्री के उस दूसरे बयान को लेकर के भी बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 24 के चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर 370 से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे विपक्ष के सीनियर नेता क्या बोले आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के ठिकानों पर रेड पड़ी तो पार्टी की प्रवक्ता और सीनियर मंत्री दिल्ली की आतिशी, उन्होंने क्या बात कही। कांग्रेस पार्टी ने इसी बहाने से प्रधानमंत्री के 370 के दावे पर कैसे सवाल उठाए, फारूक अब्दुल्ला क्या बोले, देखें। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दिख रही है, हताशा दिख रही है। अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है कि आप 370-400 सीटें ला रहे हैं, तो इस तरह की हथकंडों पर तो आपको नहीं उतारू होना चाहिए। जितने सवाल जवाब करे हैं उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं? अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। तो आपने आम आदमी पार्टी के आरोप भी देख लिए और फारूक अब्दुल्ला ने अपने अंदाज में जैसे कहा कि ये कोई अलादीन की कहानी नहीं है कि जादुई चिराग को घिसेंगे उसमें से 370 सीटें निकल आएंगी वो। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर इन हथकंडों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मतलब वो एजेंसी की कार्रवाइयों को हथकंडा बता रहे हैं। हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर कल के उस भाषण का वो हिस्सा ज़रूर सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई, उनकी लड़ाई जारी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा
100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री की बात भी आपने सुन ली, उनका दावा भी आपने सुन लिया। कुरुक्षेत्र में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका परिचय कराते हैं और फिर आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम की सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुमा मांझी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बंसुरी स्वराज जी हैं। बंसुरी जी, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल खान जी जुड़ रहे हैं। आदिल जी, आपका बहुत स्वागत है। और एक और सांसद मलूक नागर जी बसपा से, वो हमारा पैनल ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन ये 370 का दावा प्रधानमंत्री ने कल किया था लोकसभा के अंदर, और विपक्ष कह रहा है कि इन हथकंडों की जरूरत ना होती अगर इस दावे में दम होता, यानी ये ईडी सीबीआई की रेड वगैरह, क्योंकि सुबह से ही रेड चल रही है दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, बंसुरी जी को खूब मालूम है। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, ईडी एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है जो केवल अपना काम कर रही है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी जो सर से लेकर पांव तक आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और करोड़ों के घोटाले उन्होंने जल बोर्ड में भी कराए। आप ये देखिए कि कितने संगीन आरोप हैं कि 38 करोड़ वर्थ ऑफ टेंडर, इल्लीगल टेंडर, फर्जी कागजों के बेसिस पर अपनी चुनी हुई कंपनियों को उन्होंने दिए, ऐसी कंपनियों को जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं मीट करती थी। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि ईडी जांच करेगी और रेड जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और इसीलिए वही हुआ। देखिए, मोदी जी का स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार पर लड़ाई के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है। तो चाहे विपक्ष कोई भी आरोप लगाता रहे, ईडी जैसी जांच एजेंसियां, जो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियां, वो अपना काम करती रहेंगी। और सौरभ जी, एक बात और कहूंगी, द फैक्ट कि ईडी इंडिपेंडेंट है ये मैं नहीं कह रही, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। 20 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह जी की जिस दिन बेल डिसमिस हुई, उसमें आम आदमी पार्टी के लॉयर्स ने ईडी के राजनीतिकरण पर बहुत लंबी और गहन बहस करी, और उसके बाद पैराग्राफ 85 पे उसी ऑर्डर में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जो ये दिखाते हैं कि ईडी का राजनीतिकरण है। तो आदिल भाई को अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट पर तो विश्वास होगा ना। आप आदिल भाई की बात कर रही हैं, उनकी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सहायक पीए के ऊपर रेड हुई है आज, तो वो तो ये कहेंगे ही कि भाई आप लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, टारगेट अरविंद केजरीवाल है। देखिए, उनके यहाँ पर अगर रेड हुई है, जल बोर्ड के एक फॉर्मर मेंबर के यहाँ पर भी रेड हुई है, आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के यहाँ पर भी रेड हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि इतने संगीन आरोप लगे हैं जल बोर्ड के स्कैम में। जैसे मैंने कहा, 38 करोड़ के इल्लीगल टेंडर्स आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपनी चुनी हुई प्राइवेट एजेंसियों को दिए थे। सब नियम के अनुसार हो रहा है? जी बिल्कुल, सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। देखिए, एक बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बड़ी हास्पद कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने नारे लगा लगा कर अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया था। तीसरे दिन शामिल कराते हैं और सुबह 7 बजे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। अमित शाह जी जिससे चक्की पिसवा रहे थे, चक्की पीसिंग, वाटर स्कैम, भाई साहब बुकलेट बांट रहे थे, उसको आपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया और असम का मुख्यमंत्री बना दिया। और तो और छगन भुजबल, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी,
कोर्ट के अंदर ईडी कहती है कि साहब अब वो भाजपा में शामिल हो गए, उनकी फाइल गायब हो गई। तो किस तरीके से ये देश विश्वास करे कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं लोग, उनकी फाइलें गायब ईडी कर देती है, और जो आपके आंख में आंख मिलाकर आपसे महंगाई पर, आपके भ्रष्टाचार पर, आपके इस देश के रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, किसानों पर, नौजवानों पर सवाल पूछती है, उसको आप जेल भेज देते हैं। आपकी बात पर पासवान जी कैसे लोग यकीन करें? एक बात। दूसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत ईमानदारी से और बड़े बड़े सम्मान के साथ कि आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप इस वक्त झूठ बोल रही हैं? उस वक्त तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। क्या अमित शाह उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप इस वक्त झूठ बोल रही हैं? अमित शाह जी ने कहा कि ये हेमंत बिस्व शर्मा वाटर स्कैम इन्होंने किया है, इनको जेल भेजेंगे, इनसे चक्की पिसवाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो वो ईमानदार हैं। हम किसकी बात पर यकीन करें? ये देश किसकी बात पर यकीन करे? और अगर आपकी सीबीआई और ईडी इतनी ईमानदार होती तो छगन भुजबल की फाइल गायब न करती। दूसरी चीज सुन लीजिए, मैं इनसे पूछता हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको लगता है कि एजेंसी उसी ओर बढ़ रही है? देखिए, जिस तरीके से हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय चैनल्स पर, न्यूज़ एजेंसियों पर आकर ये बोलते हैं, वो आज शाम को बताते हैं जी कल छापा पड़ेगा, सुबह ईडी पहुंच जाती है। तो मैं तो बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि ईडी के संबंध भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर लिखे जाते हैं। अगर ईडी इंडिपेंडेंट होती तो कल आतिशी जी ने कहा कि हम सुबह एक बड़ा खुलासा करेंगे, और ईडी सुबह हमारे सारे नेताओं के घर पहुंच जाती है। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि चले अच्छा ठीक है, आपकी बातों का जवाब देने के लिए बांसुरी जी यहाँ पर हैं। मलूक नागर जी बीएसपी के सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। मलूक जी स्वागत है आपका। मैं जरा महुआ जी का एक कमेंट ले लूँ, फिर आपके पास में आता हूँ। सर महुआ जी, हेमंत सोरेन ने बड़ा जोशीला भाषण दिया था विधानसभा में, और उन्होंने कहा कि ये एक वक्त ऐसा देश को देखना पड़ रहा है कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया केंद्र की एजेंसी ने, और वो दिन दूर नहीं है कि देश की संसद से भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा। उसी संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसको जो कहना है कहे, जो आरोप लगाना है लगाए, भ्रष्टाचार किया है तो जेल में तो जाना पड़ेगा। वो डिफेंसिव नहीं है आपके आरोप पर? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपके प्रवक्ता ने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने कल विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से जो बात कही कि जिस जमीन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो उनके खिलाफ अगर कोई भी दस्तावेज मिल जाए, अगर उनके नाम से कोई भी, उन्होंने तो कहा कि 2007 के बाद उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदी है। तो एक झूठे आरोप में एक मुख्यमंत्री को और एक लोकप्रिय आदिवासी नेता को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उसका प्रमाण ही नहीं है। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि अगर उसके खिलाफ कोई भी ऐसा दस्तावेज मिल जाए कि उन्होंने वो ज़मीन खरीदने की कोशिश की या हड़पने की कोशिश की, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो झारखंड छोड़ देंगे। उन्होंने इतना बड़ा दावा भी किया। इसके बाद भी अगर इस तरह की बातें आए और भ्रष्टाचार को टॉलरेट ना करने की बात का जवाब अभी आप प्रवक्ता ने दिया ही है। मैं इस पर और क्या कह सकता हूँ? मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, उनका पक्ष है। कल विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि अगर उस जमीन के खिलाफ, जिसके बारे में कहा जा रहा है 8.5 एकड़ के, अगर उसके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, दिखा सके, उसे लाके पटक दे, तो वो राजनीति छोड़ देंगे और वो झारखंड छोड़ देंगे। जांच का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, जांच की नहीं, वो कागज है ही नहीं उनके पास। और दूसरी बात, मैं एक ही यही कहना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। जनता का क्या मूड होता है, जनता सब कुछ देखती है। जनता कब पलट जाए, इसलिए दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसको कब कितना सीट आएगा। आप झारखंड में जाकर देखिए कि वहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहन लोग कितने नाराज़ हैं कि उनके इतने लोकप्रिय नेता को जिस तरह से हरास किया जा रहा है बार बार। तो वहाँ की नाराजगी का असर निश्चित रूप से लोकसभा में और विधानसभा दोनों में देखने को मिलेगा। आप सिर्फ वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री की बातों में। मलूक साहब, दो अलग अलग विषय हैं वैसे तो, लेकिन जोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना कि जिसने किया भ्रष्टाचार वो जेल तो जाएगा, और आज सुबह सुबह दिल्ली में बहुत सारी रेड हो गई। तो आप एजेंसियों के इन छापों को, उनकी कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं, और उनका ये दावा 370 का, इस पर क्या कहेंगे कि 370 भाजपा को के लिए आएगी? देखिए, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम पीछे जाएं 1947 से, तो कांग्रेस का एक तरफा बोलबाला और एक तरफा राज रहा।
ये चीज़ें तो पहले भी होती रही, तो क्या आज ये सब कबूल करने के लिए तैयार हैं कि पहले भी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता था? 2004 से 2014 तक हम बगैर शर्त के यूपीए की सरकार में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ और माननीय मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस लगे कांग्रेस के कार्यकाल में, और बिल्कुल अंदर डालने की तैयारी कर दी। वो तो चलिए लंबा चला, प्रक्रिया चली और पूरा जाकर के सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और साफ हो गए। इवन गुजरात में जो आज माननीय अमित शाह जी हैं, इनको भी केस लगा करके अंदर डाल दिया था। तो क्या वो सही बात थी? या तो ये एडमिट कर लें हम भी गलत कर रहे थे, ये भी गलत कर रहे हैं, या फिर ये सोचना चाहिए कि जो देश की एजेंसीज हैं वो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी जो बैठती है वो अपना काम करें, और जो कंसर्न जो है जो सामने उनकी जिम्मेदारी बैठती है वो अपनी दस्तावेज दें और सफाई दें। और जहाँ तक विपक्ष के लोगों की बात है, हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि विधानसभाओं में, प्रदेशों में और देश की लोकसभा में और राज्यसभा में और प्रदेश की जहाँ जहाँ विधान परिषदों में सरकार के काम में कमियां निकालें, छानबीन करें और उनमें कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं जूझें, भिड़ें, टकरें। अभी मैं अंदर से आया हूँ 5 मिनट पहले ही बोल के, जम्मू कश्मीर के दलित से संबंधित, और वहाँ पे बिल्कुल दूसरी तरफ देखें जो विपक्ष में हमारे साथी हैं वहाँ पे खाली पड़ी हैं बिल्कुल एकदम बेंचें। लोकसभा में अंदर जाकर के अभी देखें तो वहाँ जहाँ प्लेटफार्म है वहाँ तो करते नहीं और सड़क पर जाके कर रहे हैं। अरे बिल्कुल एकदम, एक तो ये है। दूसरा, आपने जो कहा 370 की बात, मैं इसमें मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि इसमें जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था उसके हम हिस्सा तो थे नहीं, लेकिन उसमें जो अगर हम आ जाते और कुमारी बहन मायावती जी को जो हमने बात रखी थी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देते और पूरे देश में 22% जुड़ता, और यूपी में जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो वोट है और उनमें अगर हमारी मिल जाती तो 57% वोट बैठ जाती है जो 2022 के चुनाव को एमएलए वाले को भी लें तो एक तरफा यूपी होता और पूरा देश फिर विपक्ष का होता। लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है ना, वो उत्तराखंड में हमारे एमएलए तोड़ के लेगी, राजस्थान में एमएलए तोड़ के लेगी, छत्तीसगढ़ में हमारे एमएलए तोड़ के लेगी, मध्य प्रदेश में हमारे तोड़ के लेगी। मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के यादव 8% जुटा दिए, भगा दिए जो बीजेपी पे जाके लग गए। राजस्थान में 9% गुजर सचिन पायलट का चेहरा देख करके जो मुख्यमंत्री का डिक्लेयर करा उनको मुख्यमंत्री ने बनाया, धोखा दिया। वहाँ राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनवाई, गलती से मध्य प्रदेश में बनवाई, और अगर यही रहा तो मोदी जी की बात सही सिद्ध ना हो जाए। और नहीं तो अगर कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते और माफ़ी मांगते, और जो आप पार्टी है इनसे जिस तरह की तलखी से बात करते हैं इन्हें बड़ा समझें, राजस्थान इसमें, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में, और वहाँ पे यूपी में अखिलेश जी को वजन दें, कुमारी बहन मायावती जी को वजन दें, और ऐसी महाराष्ट्र में शरद पवार जी को वजन दें, तो आज भी संभव है बराबर की टक्कर। और इसकी जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस, वरना आपने कहा मोदी जी की बात सही साबित हो जाएगी। 2024 में मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह खेलना हो जाए, मुझे तो पूरा डर लगता है। मलूक साहब, लेकिन आपने ये इस बात का जवाब दीजिए, आपने कहा कि पहले भी तो होता था तो उसको अगर वो सही था तो आज भी सही है। अबे लेकिन जिसकी पार्टी पर रेड पड़ रही है वो क्या कहे? महुआ मांझी जी के लीडर को जेल में डाल दिया, ये कैसे सहमत हो जाए? अरविंद केजरीवाल जी के निजी सहायक पर रेड हो गई तो आदिल खान जी कैसे सहमत हो जाए इससे? बिल्कुल एकदम सही बात है, और उनको बिल्कुल एकदम सही बात है, पर इसकी नींव फिर किसने डाली? जो इनके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो सबके साथ होती रहती है पूरे देश में, बिजनेसमैनों के साथ भी, नेताओं के साथ भी। तो जिम्मेदारी बैठती है हम अपनी चीज को सफाई के साथ पेश करें, कोर्ट है कोर्ट में जाए और हम सरकार को खींच करके कटघरे में लाएं, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और प्रदेश की विधानसभा। लेकिन जांच में सहयोग करते रहे, जांच में सहयोग करते जांच में तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जो भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा उसके हिसाब से एक बार आपकी बातों में आदिल जी का जवाब, बांसुरी जी, आप हर किसी को एक राउंड हो गया, उसका भी जवाब दीजिएगा। जी बताइए आदिल साहब, कह रहे हैं एक तो जांच में सहयोग कीजिए, केजरीवाल जी जांच में सहयोग नहीं करते, वो समन पर भी नहीं जाते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नहीं, जांच में सहयोग तो होना ही चाहिए। अपना स्टेटमेंट मेरे शब्दों का सहारा नहीं, आप अपनी जांच में सहयोग होना चाहिए केजरीवाल जी के बारे में। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी अगर हेमंत बिस्व शर्मा बन जाते तो जेल में न होते। आज स्थिति क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आप वहां उनके चरण में जाकर लेट जाएंगे तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा। इस देश के कानून व्यवस्था पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की, ये हम नहीं कहते, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाजपा से कि आपने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है और हम आपको लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। तो ये वोट चोर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी करती है। और आप देखिए, जब एक छोटे से मेयर के चुनाव में ये वोट चोरी करते हैं तो
तो जब देश का चुनाव होगा तो पता नहीं क्या करेंगे, ईश्वर ही मालिक है। पर मैं एक बहुत साफ कहना चाहता हूं जी कि आप भाग नहीं सकते। ये देश आपसे बढ़ती हुई महंगाई पर सवाल पूछेगा, ये देश आपसे शिक्षा पर सवाल पूछेगा, ये देश आपसे बेरोजगारी पर सवाल पूछेगा, ये देश महिला सुरक्षा पर सवाल पूछेगा, ये देश किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछेगा, ये देश नौजवानों के मुद्दे पर सवाल पूछेगा। आप बच नहीं सकते, आप विपक्ष को जेल में डालकर बच नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस देश के 140 करोड़ लोग आपसे सवाल पूछेंगे आने वाले 2024 के चुनाव जी में। ठीक है, नहीं वो मैं फिर मलूक साहब को कोट कर रहा हूं, इस बार सर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करूंगा। उनका कहना है ये पहले भी होता था और ये तो अब सबके साथ होते ही, कभी किसी बिजनेसमैन के साथ, कभी नेता के साथ, कुछ नया नहीं हो रहा है आज वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए पहले क्या होता था क्या नहीं होता था। आज प्रधानमंत्री जी नए भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर हेमंत बिस्व शर्मा जिसको वाटर स्कैम का घोटालेबाज बता रहे थे उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे बांसुरी जी का जवाब इस पर आ जाए, ठीक है, उसको सुबह के 7 बजे शपथ दिला देते हैं। ठीक है आदिल जी, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, उससे पहले इनकी बात आ जाए, बोलिए। देखिए ऐसा है, जिन भी नेताओं का नाम आदिल भाई ने लिया, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि एक पर भी ना कोर्ट का केस क्वॉश हुआ है ना जांच में अवरोध है, वो सारे के सारे केसेस जिंदा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आदिल जी से कि हमेशा जो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे, ये भूल गए कि इनके आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक काली डायरी या किताब झलकाते थे जिसमें कहते हैं ये है 500 करोड़ का करप्शन क्लब, इनमें है सारे के सारे सबूत, सारे के सारे नेताओं के नाम, और उसमें जितने भी इंडिया अलायंस जिस गठबंधन में ये आज जाके जुड़ गए हैं उन्हीं सब नेताओं की थी। तो आज राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए केजरीवाल जी जो यू टर्न के मास्टर बन गए हैं, वो जाके इंडिया अलायंस में जाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ आदिल जी से कि क्या बात केजरीवाल जी तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? उसमें जितनी नेताओं के बात कर रहे थे आज तो उनके साथ मंच पे बैठकर फोटो खिंचाते, तो केजरीवाल जी तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? अब रही बात हेमंत सोरेन जी की, तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी, इस देश का कानून चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, उस पर एक समानतः लागू होता है। 9 सम्मन भेजे थे ईडी ने, 9 सम्मन, 10वें सम्मन पे हेमंत सोरेन जी मिल नहीं रहे थे, गुमशुदा थे, और इसीलिए आकर ईडी को करना पड़ा, एक कोर्सिव स्टेप लेना पड़ा। मुझे बताइए क्या ऐसा रवैया कोई आम व्यक्ति करता? नहीं करता। और इसीलिए ये कहना कि आम आदमी को तो आप 10 समन भी नहीं भेजते, पहले के बाद ही पकड़ लेते। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी को तो 5 सम्मन जा चुके हैं। वो भी स्पेशल है, वो भी स्पेशल है। देखिए पहले तो आपने कहा आप भेज देते, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। एजेंसी भेजती है, भाजपा नहीं भेजती। और एक सेकंड आदिल भाई ने बार बार कहा कि हम, जैसे मैंने कहा पैराग्राफ 85 20 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का ऑर्डर है जो ये कहता है कि ईडी के राजनीतिकरण के लिए कोई सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, इस देश की कचहरी एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ आपको। महुआ मांझी जी जवाब देना चाह रही थी जब हेमंत सोरेन जी का जिक्र यहाँ पर निकला। देखिए सवाल वही है जो बांसुरी स्वराज कह रही हैं, एक आम आदमी और देश का एक मुख्यमंत्री, कानून सब पर बराबरी से लागू होना चाहिए कि नहीं? हम सबकी सहमति है कि होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें राजनीतिक विद्वेष दिखाई दे किसी को तो क्या करें? और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर इल्जाम लगे कि अब ये विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहते हैं, उसका जवाब हम बीजेपी से ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री होना करप्शन के लिए किसी को कोई चाबी नहीं पकड़ा देता, इसकी बात हम कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी से, जेएमएम से। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, चल लौटते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल देश की संसद में जो हमारे ठीक पीछे है, कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी नहीं और कार्रवाई चलती रहेगी। और आज सुबह ही ईडी आ भी गई। अब आम आदमी पार्टी से जुड़े 10 जगहों पर आज ईडी ने रेड की, जिसमें
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक का घर भी शामिल है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद का घर भी शामिल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ हैं। देश के 2 सांसद इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं कुरुक्षेत्र में। महुआ मांझी जी जेएमएम से हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीएसपी से मलूक नागर जी हैं, बीजेपी से बंसुरी स्वराज जी हमारी मेहमान हैं आज, और आम आदमी पार्टी से आदिल खान जी। जहां ब्रेक से पहले बंसुरी जी ने जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन का कहा कि मुख्यमंत्री हो चाहे देश का आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये ना कहें, हेमंत सोरेन ने भी कहा कि देश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, किया जा सकता है अगर गलत किया होगा तो। महुआ जी, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस जमीन के मामले में उन्हें समन किया गया था उसके बारे में उन्होंने शुरू में ही जाकर बोल दिया था। वो ऐसा नहीं था कि वो ईडी ऑफिस नहीं गए थे, उन्होंने जाकर उसके सारे दस्तावेज भी दिए थे कि मतलब वो उसमें उनका कोई भागीदारी था ही नहीं। ये तमाम सबूत भी उन्होंने दिया था। इसके बावजूद उस केस में बार बार जब समन किया जा रहा था तभी वो नहीं जा रहे थे। और बाद में भी उन्होंने कल विधानसभा में तो उन्होंने कह ही दिया कि अगर कोई उस ज़मीन से उनका कोई सरोकार होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, साथ ही झारखंड छोड़ देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ईडी की बात तो अलग है। जब बगल के राज्य में बिहार में जब सरकार को पलटा गया और फिर से जब शपथ ग्रहण हुआ तो माननीय गवर्नर ने वहाँ 5 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण करा दिया। तो झारखंड में जब तमाम विधायकगण, हमारे पास 47 का ही आंकड़ा था, फिर भी 43 विधायक हमें मतलब विश्वास मत हासिल करने के लिए सिर्फ 41 की ज़रूरत थी। तो इस्तीफे के तुरंत बाद वहीं पर गवर्नर हाउस में जब दावेदारी पेश कर दी गई सरकार बनाने की और तमाम विधायक वहीं पर बस में गवर्नर हाउस तक आ गए, खड़े थे, फिर भी उनके शपथ ग्रहण में इतना लेट क्यों, सरकार बनाने में इतना लेट क्यों? 22 घंटे के बाद बहुत मुश्किल से अगले दिन जब समय दिया गया शाम को 5:30 बजे, उस समय जब 5 प्रतिनिधि, अभी जो वर्तमान सीएम है हमारे माननीय चंपई सोरेन जी, वो 5 दूसरे दलों के गठबंधन के प्रतिनिधियों के साथ जब वहाँ गए विधायकों के साथ, तो उन्हें ये कहा गया गवर्नर हाउस में कि बताएंगे, सोचेंगे, देखेंगे। इससे जो आशंका और अनिश्चितता आई और पूरे देश में जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है उसको देखते हुए फिर तमाम विधायकों ने ये सोचा कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ऐसी जगह चले जाए सब लोग ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और जाने के लिए जब वो एयरपोर्ट गए तेलंगाना जाने के लिए, वहाँ मौसम ख़राब था, वो जा नहीं पाए, तो रात को 11:15 बजे के बाद वो उनको बुलाया गया राजभवन। और तब जाके जब पूरे देश में मीडिया और तमाम जगह पर बदनामी होने लगी, किरकिरी होने लगी, तब जाकर कहा गया कि अब हम शपथ ग्रहण कराएंगे। नहीं, आरोप क्या आपका कि ये इस बीच में क्या करना चाहते थे? इसमें इतना लेट क्यों? और जब सब लोग तैयार थे, जब राजभवन में चले गए थे, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया था, आंकड़े भी थे, तो दूसरे राज्य में जो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी वहाँ 5 घंटे में, और यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, फिर भी 22 घंटे के बाद भी कहा जाता है कि अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। तो यही कहीं ना कहीं ये जो आशंकाएं हैं, ये तमाम चीज़ें जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं तभी उपजती है। उस वक्त देखिए आशंकाएं क्या थी कि राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी थी, ऐसा कई अच्छे रेप्यूटेड अखबारों में भी पूरी कहानी आई है। आप दैनिक भास्कर उठा लीजिए उस दिन का, उसमें पूरा दिया गया है कि किस तरह से इसकी तैयारी थी। ये हम नहीं, अखबार कह रहे हैं। एक बार जवाब जरा बंसुरी जी, जहां आप जीते चलिए ठीक है, सरकार बना लीजिए, चुनाव नहीं जीतते तो सरकार चुरा लो, ये आरोप लगाते हैं आपके ऊपर विपक्ष के। देखिए बिहार में सत्ता पलट दिया आपने, झारखंड में कोशिश कर रहे थे महुआ मांझी, ये कह रही हैं, और आप मेयर का इलेक्शन भी नहीं छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है क्या? हत्या है लोकतंत्र। मैं दोनों बातों पे जवाब देती हूँ। बिल्कुल सरासर गलत इल्जाम है। बहुत अनुभवी सांसद हैं महुआ जी, इसलिए देखिए कितनी चतुराई से ईडी वाली बात पर उन्होंने मुद्दा बदल दिया। तो पहले ईडी वाली बात करते हैं। ये देश जो है ना, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से चलता है, चीफ मिनिस्टर प्रोसीजर कोड से नहीं चलता। और इसलिए जैसे मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के तहत जब आपको समन करा जाता है तो अनिवार्य है कि आप आएं और जांच एजेंसी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करें। ये बात केजरीवाल जी पे भी लागू होती है, ये बात हेमंत सोरेन जी पे भी लागू होती है, और एक सामान्य नागरिक पर भी लागू होती है। लेकिन जब आप 9 बार समन उसका निरादर करते हैं और 10वीं बार आप गुमशुदा हो जाते हैं तो आप जांच एजेंसियों को विवश करते हैं। अब बहुत आसान है कि ईडी के राजनीतिकरण का हवाला देना, लेकिन आप देखिए जांच एजेंसियों को विवश करने वाला यहाँ कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं। इसलिए जो भी हुआ ये उनके कुकर्मों का परिणाम है। पहली बात ये। देखिए जब तक दूसरी बात नहीं हो जाता ना, सरकार कुकर्म नहीं कह सकते हैं। अभी तक उनका
वो साबित महुआ हुआ जी भी को नहीं मैंने है। बहुत उन्होंने दावेदारी patiently सुना, सौरभ उन्होंने जी। दावेदारी पेश ओके मैम, की। उनको कुकर्म पर आपत्ति हुई, मत कहिए कुकर्म हम हेमंत कैसे जी के कह लिए। सकते जी, हैं मैं जब कुकर्म उन्होंने बात कुछ किया ही इसलिए नहीं कर रही है। हूँ क्योंकि ये उन्होंने गलत है समन्स ना, का गलत निरादर आरोप है। करा। गलत उन्होंने आरोप है। समन्स का नहीं, निरादर तो ये करा, कुकर्म नहीं हो इसलिए मैंने सकता। कहा। नहीं, ये कुकर्म नहीं हो मैम ये सकता। बोले, आप बोल लीजिएगा उस पर, बोलिए। दूसरी बात, रही बात सरकार की, तो अगर आपके खुद को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, अपने लोगों पर विश्वास नहीं, तो उसमें भाजपा क्या कर सकती है? उनको आप अलग लेके जा रहे हैं, आप उनको सक्लूड करने का प्रयास करिए। आपसे ही तो डर था उनको। जी बिल्कुल नहीं, इनको पूरे अपने देश ही में। लोगों पर विश्वास नहीं, क्योंकि चाहे इनकी अपनी पार्टी हो, चाहे विपक्ष का इनका आदिल अपना जा एक रहा हूं। गठबंधन, दोनों ही मैं जर्जर इस पर भी करके बोलना भुरभुर चाहूंगी। होकर टूट रहा है। ठीक है, आदिल जी बोले। मैं इस पर खाली देखिए, अच्छा, वो एक एक- मिनट, देखिए वो अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि विधायक बार बार वो गवाही दे रहे थे, वो बार बार वीडियो बना के दे रहे थे कि हम उनके साथ हैं, हम जाना चाहते हैं, वहाँ दावेदारी पेश करना चाहते हैं, हम परेड करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से डिले किया जा रहा था और जो बातें छन कर आ रही थी, राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी थी, इसकी वजह से, या तोड़फोड़ की तैयारी थी, इसकी वजह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम विधायक एक साथ रहना चाहते थे, क्योंकि झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, अपने अपने क्षेत्र से आने में 10-12 घंटे लग जाते हैं, दुर्गम इलाके हैं, रात को आप सफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक सुरक्षित जगह में अपने आप को रखना चाहते हैं। नहीं, ताकि देखिए कोई देखिए परेशान महुआ ना जी, करे। महुआ जी, इस पर कोई आप परेशान लोग ना करे। कहते हैं ना खरीद फरोख्त की कोशिश करते हैं ये। कोशिश होती है तो पूरे ये देश पूछते हैं कि इसका- बिकते क्यों हैं? पूरे देश हम इनसे में पूछते हैं कि दृष्टांत ये है। एक नहीं, डरा धमका के खरीदना जुर्म है, बिकना भी तो गलत है। बिकना भी गलत है, लेकिन कई तरह से दबाव बनाकर भी सा- तो होता सौरभ है। जी, इसका ऐसे उदाहरण तो बेबुनियाद कई आरोप राज्यों मत में है। लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये इन्हीं के आरोप है, ये इन्हीं के आरोप है आपके ऊपर। बेबुनियाद आरोप। अब आप बोलिए। ये बेबुनियाद आरोप हाँ, है। आदिल जी, अच्छा, देखिए, मैंने आदिल जी बोले और एक फिर मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये मेरा समय है। नहीं, ये मेरा समय है, प्लीज बस एक देखिए, 10 ये मेरा समय, आपको समय आएगा, बोल बोलिए, लीजिएगा। बोलिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ 2 सवाल बहुत ही आदर के साथ पूछा था। एक ये पूछा था कि आखिर ईडी ने छगन भुजबल की फाइल कैसे गायब कर दी, और दूसरा पूछा था कि चंडीगढ़ के इलेक्शन में आपने वोट की चोरी क्यों की। इस पर उनका जवाब नहीं आया। मैं फिर से एक बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार पर ये बात करेंगे। सर से पांव तक लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रक्षा मामले के सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए हो, वो यहां खड़े होकर के भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, अभी महुआ जी ने बहुत सही बात कही, पूरे देश के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। और महाराष्ट्र के अंदर तो खोखे 50 खोखे के नारे तक विधायकों ने लगाए। आप क्या बात करते हैं कि ऑपरेशन लोटस नहीं चल रहा है? आपकी अगर ईडी और आपकी सीबीआई आपके अधीन काम नहीं कर रही होती तो आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जेल में होते। आपके एक हसन मुशर्रफ थे जिनका पेट्रोल पंप तोड़ा जा रहा था, ईडी सीबीआई का केस चल रहा था। भैया सुबह 7 बजे महाराष्ट्र में शपथ ले लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं। आप जो मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाने में कर रहे हो, कल तक आप आरोप लगाते हो, सुबह उनको उठा के मोदी वॉशिंग पाउडर में डालाते हैं, डुबाते हैं और लाके अपने यहाँ बड़े बड़े पदों पर बिठा देते हैं। सारे के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर नहलाकर बड़े बड़े पदों पर आसीन, और जिनके अच्छा, आंख आदिल में साहब, आंख डालकर सवाल पूछा महंगाई पर, बेरोजगारी आदिल पर, साहब, महिला आदिल सुरक्षा साहब, पर, उसको जेल। ये कहां का आदिल न्याय साहब, है एक साहब? क्लैरिफिकेशन ये आप भी कहां दे का दीजिए, न्याय है? एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। आपने कहा ये वॉशिंग पाउडर है, इसमें सारे भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं, तो आप उनको भ्रष्टाचारी मान रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं नहीं मान रहा, प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप मान थोड़े रहे मान हैं? रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। गृह मंत्री जी ने कहा हेमंत बिस्व शर्मा वाटर स्कैम चक्की पीसिंग। हम कहां ठीक है, कह रहे हैं? ठीक है। इनके ही नेता कह रहे हैं, और उनको ला करके अपने यहाँ तो ये सारे भ्रष्टाचारी इनसे पहले कहाँ थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्यों ले आए, क्यों नहीं जेल भेजा उनको। हम तो इनसे यही पूछ रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते तो आज वो जेल में होते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में होते। अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो पहले झूठ बोला कि आप झूठ बोला, ये बताएं। अच्छा ठीक है, मलूक जी आप फिर बंसुरी जवाब दीजिएगा। जो महुआ जी ने बात कही है एमएलओ के बारे में, तोड़ने की, चोरी करने की या उनको लालच दे के हटाने की, इस बात में तो दम है, पर ये परंपरा डली कहाँ से? हमें भी उत्तराखंड में हमारे 3 एमएलए कांग्रेस तोड़ करके ले गई, राजस्थान में 6 एमएलए हमारे तोड़ के ले गई, मध्य प्रदेश में 7 हमारे एमएलए छीना झपट्टा करके लालच दे के तोड़ के ले गई, छत्तीसगढ़ में तोड़ के ले गई। तो ये चीज़ तो चलती आई है
और चल रही हैं, बट स्वीकार करने वाली बात है, जिसको जो सूट करता है वो बना के उसी तरह की माला बना के पिरो के पहना देता है। नहीं तो ये एमएलए की तोड़ा ताड़ी तो चलती आई है शुरू से ही, और चलती रहेगी भी, जो मुझे लगता है। कल अभी जो वहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो उनको पिछड़े समाज के कपूरी ठाकुर साहब को जो भारत रत्न दिया है, ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बना के और 3 महीने रखा। वो पिछड़े समाज से थे, जाट समाज से, और उठा करके उनकी सरकार गिरा दी थी। जब भी तो ऐसे ही घटना हुई थी, वो भी पिछड़े समाज से ही थे, वो भी जाट ही थे, वो भी किसान ही थे, किसानों के मसीहा थे। तो ये चीज़ें तो चलती रही हैं, और महुआ जी की बात में इस बात में दम है। तो एक दूसरे पे करते रहते हैं, जो जिसे सूट करता है उसी तरह बना करके परोस देते हैं। नहीं, लेकिन आरोप तो आज की सरकार पर है ना सर, मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट के ऊपर कि ये प्रलोभन देकर के, दबाव डाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारें विपक्ष की वो गिराते हैं। हम भी पुरानी बात नहीं कर रहे। 2 महीने पहले जो सरकार गई है, हम भी इसी की गहलोत सरकार की, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अभी जो करंट की थी, हम भी इसी सरकार की बात कर रहे हैं। 6 एमएलए राजस्थान में लेके हम भी इसी सरकार की बात कर रहे हैं। हम बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, इसी सरकार की बात कर रहे हैं। और कहते हैं भाई ये पता नहीं कांग्रेस के क्यों, ये पता नहीं डर रहे हैं, ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, वो आ गई। अब सबके जब जा रही है, अब कह रहे हैं मायावती का ये बढ़िया निर्णय था, गठबंधन से, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन से दूर खड़ी थी, अब हमारा बढ़िया डिसीजन था वो। तो ये भी अभी की बात है। अगर आज भी कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और आप पार्टी को साथ इज्जत दे, सपा को इज्जत दे, आरएलडी को इज्जत दे, हमें भी उनकी माफ़ी मांगे, हमें भी इज्जत दे। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी देश में बढ़िया लड़ाई हो सकती है। हम अपने गिरेबान में झांके, कहीं ना कहीं कमियां हम में भी है। और जहां तक बात है, मान लिया इनमें मौजूदा सरकार में कमियां हैं, चलिए मान लेते हैं, क्या लड़ा जा सकता है अलग अलग? क्यों नहीं कांग्रेस इकट्ठा करके नेतृत्व कर रही है सबका? अच्छा चलें, ठीक। अब बांसुरी जी जवाब दें। मैंने तो सौरभ भारद्वाज, क्योंकि हम दिल्ली से हमने चर्चा शुरू की थी, यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि आज जो आप लोग कर रहे हैं ये मत सोचिएगा करके बस चले जाएंगे, हम भी सीख रहे हैं। आज आप जहाँ हैं, कल हम होंगे वहाँ पर, उस दिन सोचिए क्या होगा। बहुत विनम्रता से कहूँगी कि असत्य को ऊंचे स्वर में बोल देने से वो सत्य नहीं हो जाता। और इसीलिए मैं आपको कहूँगी, आदिल भाई ने ऑपरेशन लोटस की बात करी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और रामवीर बिढूरी जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जाकर कंप्लेंट करी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी ने इतना बड़ा लेकिन झूठा पर बहुत संगीन आरोप लगाया एमएलए तोड़ने का, उसकी जांच होनी चाहिए। एसीपी क्राइम ब्रांच जाते हैं नोटिस सर्व करने के लिए, ये कहते कि भाई आपके पास एविडेंस है, आपने इतना बड़ा संगीन आरोप लगाया है, वो एविडेंस हमें दे दीजिए। क्या होता है, 27 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई सबूत ना कोई तथ्य अपनी बात पुष्ट करने के लिए, और लाएंगे भी कहां से, क्योंकि बेबुनियाद है, झूठ है। और दूसरी बात, इतनी बदतमीजी होती है एसीपी के साथ और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स के साथ। नौटंकी शब्द प्रयोग बोला गया था जी। और किसने बिल्कुल सवाल समय नहीं है, पूछे? बिल्कुल एक मिनट, सवाल किसने पूछा? जास्मिन शाह जी ने, जिनका कोई लोकस ही नहीं था। अरे केजरीवाल जी खुद एक सरकारी कर्मचारी रह गए, वो भी जानते हैं कि नोटिस जिसके नाम पे इशू होता है उसी को पर्सनली सर्व करना। ठीक है बांसुरी जी, ठीक है बांसुरी जी। शेर सिंह डागर के खिलाफ पूछा। चलें सर, चर्चा अब आप लोग दोनों पार्टियों से अलग अलग हैं, तो चर्चा तो ऐसे खत्म नहीं होगी, लेकिन समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया मलूक नागर जी, महुआ मांझी जी, आपका तीनों पार्टियों से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महुआ मांझी जी, आदिल खान साहब, बहुत धन्यवाद, आप आज कुरुक्षेत्र के हमारे इस डिबेट में शामिल